भौतिक विज्ञान को दो भागों में बांटा गया था, परंपरागत भौतिकी तथा आधुनिक भौतिकी में। परंपरागत भौतिकी को यांत्रिकी भौतिक, प्रकाशिकी, ध्वनि विज्ञान, ऊष्मा एवं ऊष्मागतिकी, विद्युत चुंबक में बांटा गया था। एवं आधुनिक भौतिकी मॉडर्न फिजिक्स को परमाणु भौतिकी, नाभिकीय भौतिकी, क्वांटम भौतिकी तथा ब्रह्मांड विज्ञान एवं अंतरिक्ष अन्वेषण में बांटा। तो यांत्रिकी भौतिक में यहाँ पर बोला गया है कि यांत्रिकी के अंतर्गत विभिन्न बलों के प्रभाव में वस्तुओं की गति का अध्ययन किया जाता है। यांत्रिकी के अंतर्गत विभिन्न बलों के प्रभाव में वस्तुओं की गति का अध्ययन किया जाता है। इसे मुख्यतः दो भागों में वर्गीकृत किया जाता है। पहला भाग है परंपरागत यांत्रिकी, क्लासिकल मैकेनिक्स। इसमें गति के नियमों तथा गति को उत्पन्न करने वाले बलों का अध्ययन किया जाता है। जैसे आपने गति का नियम सुना होगा, न्यूटन के गति के तीसरा नियम, वो सब तथा उस गति से कौन सा बल उत्पन्न होता है, वह वस्तु पर कैसे प्रभाव दिखाता है, ये सब का अध्ययन आप परंपरागत यांत्रिकी में करेंगे। उसके बाद आता है एक दूसरा क्वांटम यांत्रिकी। इसमें सूक्ष्म कणों जैसे कि हो गया इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये सब कैसे व्यवहार करता है, ये लोग की प्रकृति क्या है, किस तरह से ये कोई भी वस्तु के संपर्क में आने पर व्यवहार करता है, ये सब आप क्वांटम यांत्रिकी में पढ़ने को मिलेगा। उसके बाद आता है एक प्रकाशिकी। उसके बाद एक आता है प्रकाशिकी। प्रकाशिकी के अंतर्गत प्रकाश एवं अन्य विद्युत चुंबकीय विकिरण, इसका कहने मतलब हुआ प्रकाशिकी के अंतर्गत प्रकाश का अध्ययन करेंगे एवं अन्य विद्युत चुंबकीय जो कि चुंबक से जुड़ा हुआ है, विद्युत से जुड़ा हुआ है, तथा द्रव्य के साथ उसकी क्रियाओं का कैसा वो काम करता है, उसकी अध्ययन करेंगे। उसके बाद आता है ध्वनि विज्ञान। ध्वनि विज्ञान के अंतर्गत ध्वनि के उत्पादन, संचरण, नियंत्रण तथा विभिन्न माध्यमों जैसे ठोस, द्रव, गैस में प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। कहने का मतलब हुआ कि ध्वनि विज्ञान के अंतर्गत, यहाँ साफ साफ लिख दिया है, ध्वनि विज्ञान के अंतर्गत ध्वनि के उत्पादन, उसके बाद ध्वनि का संचरण, नियंत्रण तथा विभिन्न माध्यम जैसे ठोस, द्रव, गैस, माध्यम तीन ही होता है, ठोस, द्रव और गैस, उनमें ध्वनि का कैसा प्रभाव रहता है, किस तरह से वो उसमें गति करता है, ये सब का अध्ययन किस में करेंगे, ध्वनि विज्ञान में। उसके बाद एक और आता है ऊष्मा एवं ऊष्मागतिकी। इस शाखा के अंतर्गत ऊष्मा, हीट, एनर्जी, ताप, वर्क, ये सब के बीच में क्या संबंध है, सब अपना अपना प्रभाव कैसे दिखाता है, सबका काम क्या है, इसका अध्ययन ऊष्मा एवं ऊष्मागतिकी में करेंगे। उसके बाद विद्युत चुंबकत्व। एक तरफ से देखा जाए तो चुंबक के बिना विद्युत उत्पन्न हो ही नहीं सकता था, इसीलिए विद्युत चुंबक भी एक महत्वपूर्ण चैप्टर बनता है, उसको भी पढ़ना चाहिए। विद्युत चुंबक के अंतर्गत विद्युत धारा एवं चुंबकत्व के गुणों तथा उसके अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है। विद्युत चुंबक के अंतर्गत विद्युत धारा कैसे प्रवाहित होती है, धारा में क्या क्या गुण होते हैं, कैसे काम करती है, एवं चुंबकत्व, विद्युत चुंबक के क्या क्या गुण होते हैं और उसके दोनों के बीच क्या संबंध है, क्या रिलेशन है, ये सब का अध्ययन किस में करेंगे, विद्युत चुंबकत्व में। उसके बाद इसी विद्युत चुंबक के अंतर्गत अस्थिर वैद्युतिकी, विद्युत गतिकी एवं अस्थिर चुंबकीय आदि उपशाखाएँ आती है। विद्युत चुंबक में कितने उपशाखाएँ आती हैं, आप यहाँ देख सकते हैं, एक हुआ अस्थिर वैद्युतिकी, एक हुआ विद्युत गतिकी, एक हुआ अस्थिर चुंबकीय, ये सब शाखाएँ किस में आती है, विद्युत चुंबकत्व में। उसके बाद आता है परमाणु भौतिकी। इसके अंतर्गत परमाणविक संरचना, एटॉमिक स्ट्रक्चर। अब परमाणविक कणों, सबटॉमिक पार्टिकल्स के गुणधर्मों तथा ये जो दोनों है संरचना तथा ये कण के गुणधर्म तथा विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र में उसकी अंतःक्रियाओं का विद्युत चुंबकीय क्षेत्र से इसका क्या रिलेशन है,
ये दोनों का आखिर क्या गुणधर्म है परमाणु से जो रिलेटेड है, उसका अध्ययन किस में करेंगे, परमाणु भौतिकी में। उसके बाद आता है एक नाभिकीय भौतिकी। इसके अंतर्गत परमाणु, नाभिक एवं नाभिकीय कण। नाभिकीय कण होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। नाभिकीय कण कौन कौन होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संरचना तथा विभिन्न नाभिकीय अभिक्रियाओं। जैसे नाभिकीय अभिक्रिया दो होता है, एक नाभिकीय संलयन होता है, एक नाभिकीय विखंडन होता है। इसका अध्ययन, ये सब इत्यादि का अध्ययन किस में करेंगे, नाभिकीय भौतिकी में करेंगे। उसके बाद आते हैं क्वांटम भौतिकी। उसके बाद आते हैं क्वांटम भौतिकी। क्वांटम भौतिकी, क्वांटम भौतिकी यांत्रिकी की इस शाखा में अणुओं, परमाणुओं तथा नाभिकीय कणों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। यांत्रिकी की शाखा में अणु किस तरह व्यवहार करती है, परमाणु किस तरह व्यवहार करती है तथा नाभिकीय जो कण होता है, जिससे अभी बताया नाभिकीय कण कौन कौन होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये सब किस तरह से व्यवहार करता है उसका अध्ययन हम करते हैं क्वांटम भौतिकी में, क्वांटम फिजिक्स में। उसके बाद एक आता है ब्रह्मांड विज्ञान एवं अंतरिक्ष अन्वेषण। इसी को बोलते हैं खगोल विज्ञान। इस शाखा में ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, ये बहुत ही बढ़िया लगता है पढ़ने में, बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। एक तरह से कोई बोरिंग वाला विषय नहीं है। ब्रह्मांड विज्ञान एवं अंतरिक्ष अन्वेषण। इस शाखा में ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, उसकी संरचना कैसी है एवं विभिन्न खगोलीय पिंडों की गति का अध्ययन किया जाता है। अंतरिक्ष अन्वेषण में कृत्रिम उपग्रह अंतरिक्ष यान, रोवर्स आदि का प्रक्षेपण तथा उससे प्राप्त सूचनाओं का विश्लेषण का अध्ययन किया जाता है। से आपने सुना होगा कि नासा ने ये रोवर लॉन्च किया, ये सैटेलाइट लॉन्च किया, ये अंतरिक्ष यान लॉन्च किया, उससे जो सूचना कैसे प्राप्त होती है तथा उसका विश्लेषण कैसे करते हैं वैज्ञानिक, उसका अध्ययन किस में किया जाता है, ब्रह्मांड विज्ञान एवं अंतरिक्ष अन्वेषण में। उसके बाद हम लोग देखते हैं, उसके बाद देखेंगे भौतिक विज्ञान का महत्व एवं विस्तार। भौतिक विज्ञान का महत्व एवं विस्तार, आखिर क्या इसका महत्व है भौतिक विज्ञान का, एवं इसका विस्तार कहाँ कहाँ तक फैला हुआ है, ये किस चीज़ में आता है, कहाँ तक इसका कवर है, ये सब हम देखेंगे। एक विषय के रूप में भौतिक विज्ञान सूक्ष्मतम कणों से लेकर अपरिमित ब्रह्मांड तक की व्याख्या करता है। एक विषय के रूप में देखा जाए, छोटा के रूप में, एक विषय सब्जेक्ट के रूप में देखा जाए जब भौतिकी को, तब ये विज्ञान के सबसे जो छोटा पार्टिकल होता है, जैसे अणु परमाणु से लेकर ब्रह्मांड जो उतना बड़ा है वहाँ तक की व्याख्या फिजिक्स करता है। तो आप समझ सकते हैं कि इसका क्या महत्व होगा। उसके बाद भौतिकी वैज्ञानिक द्वारा प्रस्तुत प्रयोगात्मक निष्कर्ष एवं उन पर आधारित सिद्धांतों के व्यावहारिक अनुप्रयोग मानवीय जीवन को सरल एवं सुविधापूर्ण बना रहे हैं। पहले हम लोग को लगता था कि ब्रह्मांड क्या है, सूर्य तारा क्या है। आजकल जब फिजिक्स के आधार पर एक तरह से हो रहा है, विज्ञान के ही आधार पर हो रहा है। भौतिक विज्ञान के जो वैज्ञानिक हैं वो सब क्या कर रहे हैं, खगोल विज्ञान तक पहुंच गए। यानी एक तरह से अंतरिक्ष वाले विज्ञान भी तो आ गए इसी के अति में, इसी के एक अति आ गया, पार्ट हो गया। तो भौतिक विज्ञान तो हम लोग के लिए बहुत ही सुविधापूर्ण बना रहे हैं। इसके अतिरिक्त वे अनुसंधान एवं विकास के नए मार्ग भी खोल रहे हैं। नया नया रिसर्च होता है भौतिक विज्ञान के अंतर्गत। विभिन्न क्षेत्रों में भौतिक विज्ञान की भूमिका एवं उसका महत्व, जैसे आप मान लीजिए पहले धान होता था बहुत दिन में, आजकल भौतिक विज्ञान और विज्ञान के सहारे से ही वैज्ञानिक ऐसे ही से उसके बीज का आविष्कार कर रहे हैं, जो कि बहुत ही कम समय में, बहुत ही कम पानी में उत्पादन बढ़िया देता है, उपज बढ़िया देती है। तो ये सब इसका लाभ है, प्लस पॉइंट। उसके बाद चिकित्सा एवं स्वास्थ्य में भौतिक विज्ञान का क्या महत्व है, तो दाब एवं ताप
यादि भौतिक राशियों के माध्यम से रक्तचाप एवं शरीर के ताप का मापन करना, जो कि मानव स्वास्थ्य के सबसे सामान्य परीक्षण है। एक्सरे, सीटी स्कैन, थर्मोमीटर, स्पिग्मोमैनोमीटर, स्टेथोस्कोप, अल्ट्रासाउंड आदि सभी उपकरण भौतिक विज्ञान के विभिन्न सिद्धांतों पर आधारित, मतलब आप जितना देख रहे हैं ये सब कहीं ना कहीं ब्लड प्रेशर जब नापता है तो चाप ही तो नापता है, जो कि आप भौतिक विज्ञान में पढ़ते हैं, दाब ही तो मापता है वो। और जो थर्मामीटर से मापता है वो हमारे शरीर की ताप ही तो मापता है, जो कि भौतिक विज्ञान का एक भाग है। तो चिकित्सा एवं स्वास्थ्य में जितना आप देख रहे हैं बड़ा बड़ा है, एक्सरे, सीटी स्कैनर जो होता है, थर्मामीटर होता है, स्पिग्मोमैनोमीटर होता है, स्टेथोस्कोप होता है, अल्ट्रासाउंड होता है, ये सभी क्या है, भौतिक विज्ञान के एक आधार ही है, भौतिक विज्ञान द्वारा ही निर्मित है ये सभी। उसके बाद एनर्जी, ऊर्जा सजीवों की मूलभूत आवश्यकता है। जितना जिंदा रहने के लिए, जीवित रहने के लिए ऊर्जा जरूरी है। भौतिक ने इस प्रकार की ऊर्जा को दूसरे प्रकार की ऊर्जा में परिवर्तन समय, जैसे आपने बहुत सुना होगा, जैसे आप अभी सुन लिए, पेट्रोलियम की रासायनिक ऊर्जा का गतिज ऊर्जा में परिवर्तन करने, एवं पेट्रोलियम एक रासायनिक ऊर्जा है, उसको गतिज ऊर्जा में परिवर्तन करने के कारण आज हम लोग उसका वाहन में इस्तेमाल करते हैं। झरने एवं नदियों के जल के गतिज ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में कर दिया। झरना एवं नदियाँ जो बहती हैं उसके जल से आजकल बिजली बनने लगा है। ये सब एनर्जी, ये सब हमारे लिए लाभदायक है। ऐसा फिजिक्स का आविष्कार है जिसके कारण ये संभव हो पा रहा है। उसके बाद पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा में नाभिकीय ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा, पवन और सौर ऊर्जा में नाभिकीय ऊर्जा होता था, उसको विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन कर दिया, जिसके कारण आसानी से बिजली मिल पा रही है बिना पानी का खपत किए। तो भौतिकी के सिद्धांत पर ही ये सारे उपकरण काम करते हैं। उसके बाद परिवहन एवं संचार में भौतिक का क्या रोल है वो भी देख लीजिए। विभिन्न प्रकार के ईंधनों की उपलब्धता तथा उन पर आधारित वाहन, जिससे हो गया कार, ये भी ईंधन से चलता है। बस, ट्रक, ट्रेन, वायुयान, जलयान, सब क्या चलता है, ईंधन से चलता है। के निर्माण ने परिवहन को सहज, सुलभ एवं सुरक्षित बनाया है। ये सब जो कार, बस, ट्रक, ट्रेन, वायुयान, जलयान, ये सब का निर्माण हुआ है किस लिए? हमारे लिए तो हुआ है, हमारे सहज के लिए तो हुआ है। पहले लोग पैदल यात्रा करते थे, कितना दिन के बाद कुछ हो पाता था। आज बस थोड़े देर की यात्रा में कहाँ से कहाँ पहुँच सकते हैं। तो ये सब भौतिकी के एक दर्शाता है कि भौतिकी अपने आप में कितना महत्व रखता है, क्या उसके फ़ायदे हैं, बेनिफिट हैं। उसके आगे वायरलेस टेलीफोन, मोबाइल, इंटरनेट, रेडियो, टेलीविज़न आदि संचार। पहले आप लोग सुनते थे चिट्ठी पहुंचाने में कम से कम 15 दिन। कोई व्यक्ति आज मर गया तो 15 दिन के बाद चिट्ठी पहुंचती थी, तब तक यहाँ तेरहवीं भी हो जाती थी। आजकल तुरंत 1 मिनट के अंदर पता चल जाता है, वो चले गए, रोना धोना चालू। उसके बाद सुख सुविधा की बात कर लेते हैं। तो टीवी एवं इंटरनेट, सीडी, डीवीडी, स्मार्टफोन आदि मनोरंजन के आधुनिक साधन है। आजकल इसका ऐसा क्रेज़ बढ़ा है कि अगर ये ना हो तो व्यक्ति का जैसे दिन ही नहीं जाएगा। तो वो देख सकते हैं कि सब जो मनोरंजन के साधन जो ये लोग बना है, इसके हमें ही तो फ़ायदे हैं ये सब का। उसके बाद भी देखिए सुविधाजनक विभिन्न घरेलू उपकरण, जैसे हो गया पंखा, फ्रिज, एसी, ये सबसे किसको फ़ायदा मिल रहा है? हमको फ़ायदा मिल रहा है। माइक्रोवेव, इंडक्शन स्टोव, गीज़र आदि ये सब जो काम करता है, ये भौतिक के सिद्धांतों पर ही काम करता है और हमारे लिए कोई भी काम को आसान बनाता है। तो आज इतना ही, कल फिर मिलेगा नए वीडियो के साथ, नए क्लास, नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।